तो साथी स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे वीडियो में। तो आज की ये वीडियो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने जो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने मलेशिया में हम कहाँ कैसे घूमे, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया, और साथ ही साथ हम प्रोग्रामिंग की वीडियो भी हमने बहुत ही बनाई है, सिखाई है, मोबाइल ऐप के बारे में, वेबसाइट के बारे में। तो एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं जो कि हम मलेशिया के अंदर जो लोग जॉब कर रहे हैं, मतलब एज ए पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। जो लोग इंडिया से आके मलेशिया में आए हुए हैं तो उनका क्या लाइफ जर्नी रहा हुआ है, उन्होंने कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस किए और उनको मलेशिया का कैसे जॉब ऑफर मिला, तो वो सब आज हम कवर करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, आज के जो हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं वो मिस्टर अनुराग हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं मिस्टर अनुराग से और उनसे स्टार्ट करते हैं। वो यहाँ पे एज ए सीनियर जावा डेवलपर काम कर रहे हैं मलेशिया के अंदर, और उनकी जो कंपनी है वो मे बैंक है। मे बैंक जैसे अपने मे बैंक मलेशिया की टॉप मोस्ट बैंकों में से एक बैंक है। तो मिस्टर अनुराग, स्वागत है आपका पहली ब्रॉडकास्ट की वीडियो में। थैंक यू सो मच भाई। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को इनवाइट किया आपकी चैनल पे। सो एक्चुअली आई स्टार्टेड वॉचिंग योर वीडियोस सिंस स्टार्टिंग। जब से हमारा जैसे मैं तो मालूम चला कि आप यूट्यूब वगैरह बनाते हो, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहता है वो, और काफ़ी सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस नहीं रहता आपका एजुकेशन पे भी फोकस रहता है, आप कहाँ का स्पॉट घूमते हो इस पर भी आप वीडियो बनाते हो, तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहता है। और आप फ्री में भी लोगों को फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिखाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी मोटिवेशनल है लोगों के लिए। हाँ, वो इसीलिए स्टार्ट करते हैं ताकि लोग, जैसे सपोज करो हम यहाँ पे आए थे तो हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं था, तो वो सब लेके इसीलिए बताते हैं ताकि जो लोग यहाँ पे आएँ और वो लोग, जैसे सपोज करो कहीं जाना है घूमने के लिए, ठीक है, एज ए जॉब करने आए या फिर घूमने आए, किसी को नहीं पता हमें कहाँ जाना है, कौन सी अच्छी जगह है, क्या किया जाए, तो हम इसीलिए बनाएं ताकि हम जो प्रॉब्लम फेस की वो और कोई फेस ना करे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपने अपनी स्कूलिंग या फिर जो सबसे पहले आपने स्टडी जो है ना वो किस तरह से स्टार्ट करी। आपने हिंदी बोर्ड से स्टार्ट करी या फिर सीबीएसई बोर्ड से स्टार्ट करी, इसके बाद में आपने टेक्निकल में कौन सी डिग्री करी, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा रहेगा क्वेश्चन। सो एक्चुअली मैं इंडिया में एक सिटी है भिलाई, ज़्यादा शायद जानते नहीं हो इसके बारे में। हाँ, तो मैं भिलाई से हूँ बेसिकली। तो मैंने अपना स्कूलिंग और अपना ग्रेजुएशन वहीं से किया। तो स्कूलिंग मैंने कंप्लीट किया था 2006 में। अब क्वेश्चन था कि अब क्या करना है, कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। तो अब मुझे ये था कि कंप्यूटर फील्ड में कुछ करना है, बट बीटेक तो नहीं कर सकता मैं, ये मुझे मालूम था। अब ऑप्शंस क्या है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी आईटी होता था उस टाइम पे। उस टाइम एक नया निकला था बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये एकदम नया आया था उस टाइम पे, 2005-6 में ही आया था, लॉन्च उस टाइम आया था। बट उस टाइम ये भी था कि ये डिग्री को मान्यता नहीं है, ऐसा भी रूमर्स था उस टाइम पे। अब जो आज के टाइम में बीसीए काफ़ी फेमस हो गई है और हमने देखा बहुत सारे लोग बीसीए कर रहे हैं। करेक्ट। बट उस टाइम में ये रूमर था कि बीसीए को डिग्री नहीं मानते हैं वहाँ पे, अगर आप कर भी लोगे तो आप ग्रेजुएट नहीं कहलाओगे। बट फिर भी मैंने थोड़ा इधर उधर से रिसर्च किया और फिर कि हाँ ये करना है करके अपने को। फिर मेरे घर के पास ही एक कॉलेज था, शंकराचार्य कॉलेज, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया और फिर यहाँ पे 3 साल बीसीए की मैं 3 साल में बीसीए किया। अब मैं हिंदी मीडियम स्कूल से था, तो बीसीए था इंग्लिश में। तो शुरू के 6 महीने काफ़ी प्रॉब्लम हुई कैसे पढ़ना है, समझ इंग्लिश पढ़ना तो आता ही था ऑब्वियसली, बट अंडरस्टैंडिंग का एक गैप था। फिर 1 साल निकला, फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मैंने समाऊ फर्स्ट क्लास में बीसीए कंप्लीट किया। बीसीए सेमेस्टर वाइज हुआ, राइट? नहीं ईयरली था, वो ईयरली वाइज। इस टाइम मैं छत्तीसगढ़ के रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से किया था। उस टाइम पे वहाँ पे ईयरली होता था, एक साथ 10-12 पेपर होते थे हमारे, वो चलते थे 3 महीने तक। अभी बीसीए हो गया है सेमेस्टर वाइज, पहले जब मैंने किया था तब ईयरली था वो। हाँ, अब तो काफ़ी सेंट्रलाइज हो गया है। फिर क्वेश्चन आता है कि अब बीसीए हो गया, अब क्या कर रहे हैं। तो मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारे। कौन सी ईयर में किया था आपने बीसीए? नहीं, 2009 में पास आउट हो गया था मैं। 2009 में पास आउट हो गया था। अब उसका क्वेश्चन है कि अब क्या करना है। तो फिर मैंने
जॉब देखना शुरू किया, बट BCA के बेसिक पे कुछ जॉब मिल नहीं रही थी मेरे टाइम पे। तो हमारे सिटी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, रुमटा इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहाँ पे मैंने एज अ लैब टेक्नीशियन ज्वाइन कर लिया। तो सैलरी मिलती थी 3,000 रुपये 2009 में, ठीक है। फिर वहाँ पे मैं अब लैब टेक्नीशियन पे जॉब करता है कि कंप्यूटर्स वहाँ पे जो है, मतलब एज ए IT की मतलब सेटअप वेटअप करना पूरा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सब सही चल रहे हैं कि नहीं। को सॉफ्टवेयर हुआ गया। बच्चे लोग लैब के लाते थे, तो लैब में कोई कंप्यूटर से छेड़खानी तो नहीं कर रहा है, तो वो सब, और कोई लैपटॉप या किसी कंप्यूटर में खराबी है तो वो जाके IT टीम को दिखाना, ये सब मेरा काम था। तो वहाँ भी मैंने 1 साल काम किया। फिर एक थॉट आया कि मैं क्या कर रहा हूँ करके, ठीक है 4,000 सैलरी, 3-4 हज़ार सैलरी मिल रही है, क्योंकि मैं जॉब करने के बाद एक कोचिंग में जाके पढ़ाता भी था बच्चा C++, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, क्योंकि इस टाइम तो पता करना क्या करके। तो 4,000 रुपये से मिलते थे दोनों जॉब के मिला के। फिर मेरा एक फ्रेंड है आदित्य, उसने मुझे MCA कर, बट मुझे मालूम था MCA में बहुत फीस लगती है, मेरे घर में अफोर्ड नहीं कर पाएगी, और छत्तीसगढ़ में MCA को जैसे कॉलेज थे नहीं, मतलब थे कॉलेज, बट फिर उसके बाद आता है कि इसके बाद क्या होगा। तो मेरा एक दोस्त आदित्य, उसने मुझे इंकरेज किया कि तू MCA कर, छत्तीसगढ़ का जो VMCA एग्ज़ाम होता है वो देने के लिए। तो मैं इंटरेस्ट था नहीं, तो उसने बोला स्टेट लेवल का एग्जाम, स्टेट लेवल का MCA एग्ज़ाम होता है, तो मैं इंटरेस्ट था नहीं उसको देने के लिए। फिर भी मैंने उसके कहने पे एग्ज़ाम दे दिया और मेरी अच्छी खासी रैंक भी आ गई, तो मुझे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल गया। मतलब वहाँ पे क्या है, जो रविशंकर यूनिवर्सिटी है, फॉरेस्ट्री और रविशंकर यूनिवर्सिटी कैंपस में ही MCA होता है, इन सब एथलेटिक कॉलेज में है। तो फिर हो गया वहाँ पे एडमिशन। तो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी उसी ने पे की थी, 10,000, हालांकि फीस थी 22,000। तो फर्स्ट 6 मंथ्स आपको फ्रेंड ने पे करी, मैं उसने पे कर दी इनिशियली मतलब स्टार्ट करने के लिए। बोला कि तू कर MCA, तो मैं आज भी थैंकफुल उसके लिए। तो मैंने ज्वाइन किया, फिर MCA मैंने किया कि मैं, हमारे यहाँ पे 6 सेमेस्टर में को वो करना पड़ता है, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट करना पड़ता है। 6 महीने को कॉलेज नहीं जाना है, वो बाहर से प्रोजेक्ट करना पड़ता है, इंटर्नशिप। तो छत्तीसगढ़ मैंने रायपुर से किया। तो रायपुर में एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, जो कि हर स्टेट वाइज एक गवर्नमेंट बॉडी डिप्लॉयड है हर स्टेट में, सिटी में भी NSC का एक सेंटर होता है मतलब। तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे एनरोल करते हैं प्रोजेक्ट के लिए। तो जावा में, .NET पे, PHP पे अलग डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट से, तो वो मैंने वहाँ से किया। तो वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसलिए वो होता है ना कि जॉब फेयर होता है, तो वहाँ पे बच्चे लोग आगे एनरोल करते हैं। तो उसका हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया था GSP सर्वलेट पे। उस टाइम ये चलता था 2013। मतलब आपने कोई पेज बनाया था? हाँ, हमने वेबसाइट बनाई थी, का ग्रुप था हमारा JSP पे। हाँ, JSP सर्वलेट हमने बनाया था। तो वो फिर वहाँ पे लाइव भी हो गया। फिर उसके बाद अगर आपका अच्छा प्रोजेक्ट है तो आपको वो लोग NIC पे ले लेते हैं। हाँ, तो बट मेरा नहीं हुआ था, मेरे एक फ्रेंड का हो गया साथ में। तो अच्छा। फिर मैं फिर भी जॉब सर्च कर रहा था, सितंबर 2014 की बात है ये। फिर उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, एक टेस्टिंग कंपनी में। मेरे को 8,000 उस टाइम सैलरी मिलती थी। तो 2 महीने में यहाँ पे मैंने काम किया, एक टेस्टिंग कंपनी हुई। उसके बाद मुझे एक दिन मेरे सीनियर का फ़ोन आया, NIC में ही जो जॉब करते थे, मेरे NC के सीनियर है विकास सर, वो NIC में जॉब करते थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया एक दिन, बोले कि जाओगे तो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, करेगा? तो बोला हाँ मैं करूँगा। मेरे को तो टेस्टिंग में तो इंटरेस्ट आ नहीं रहा था, और मैंने जावा पे प्रोजेक्ट किया था तो मुझे इंटरेस्ट था वैसे भी। तो फिर उन्होंने मुझे एक वहाँ पे सर से मिलवाया। तो इंटरव्यू नहीं हुआ, हाँ, बट उन्होंने बेसिक्स पूछा वैसे भी किसके अंडर काम किया था NIC में, पहले क्या प्रोजेक्ट था। तो बोले ठीक है नेक्स्ट वीक से आ जाना। तो फिर मैंने वहाँ का जॉब छोड़ दिया और फिर मैं रायपुर शिफ्ट हो गया। शिफ्ट नहीं हुआ, मतलब मैं भिलाई से ट्रैवल करता था, भिलाई से रहता 40 किलोमीटर में बाइक। जॉब आपने चेंज कर दी? हाँ, जॉब चेंज MSc ज्वाइन करनी है मैंने। फिर वहाँ पे इस टाइम पे नया फ्रेमवर्क चल रहा था, स्ट्रट्स। अच्छा। जहाँ पे फ्रेमवर्क है स्ट्रट्स, MVC का एक वो है, तो उसके भी 2 वर्जन है, स्ट्रट्स और स्ट्रट्स 2। फिर स्ट्रट्स पर मैं काम करता था। तो मैंने बोला कि एक एप्लीकेशन बना के दो मुझे 1 हफ्ते के अंदर। उस वक्त मुझे आता नहीं था, बट मैंने पीछे सीखा वगैरह करके, तो वो ठीक लगा।
तो फिर उन्होंने फिर कंटिन्यू किया। फिर तो एक हफ्ते के अंदर आपने बना के दे दिया। हाँ, एक हफ्ते के अंदर उन्होंने POC बोला था मुझे, POC बना के देना वो करते हैं, मतलब एक वैसे बना के दिया। मुफ्त टाइप में एक प्रोटोटाइप। हाँ, एक लॉगिन फ्रेमवर्क में चाहिए सब, तो मुझे बना के दिया हफ्ते मैंने। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया, 2-2.5 साल, 2016 तक। फिर उसके बाद भिलाई में एक कंपनी है टेकमेंट टेक्नोलॉजी, तो वो काफ़ी स्टेब्लिश है आज की डेट में भिलाई में। तो उस टाइम पे मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। तो उस टाइम पे फिर मुझे एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क आता है जहाँ में स्प्रिंग काफ़ी फेमस है आज के टाइम पे। तो वो मुझे सीखने को मिला वहाँ पे काफ़ी। वहाँ पे मैं 2 साल काम किया, वहाँ पे अच्छा एक्सपोजर मिला। वहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे US क्लाइंट्स के साथ काम करने मिला। अच्छा, US का वैसे के अंदर? हाँ, नहीं टेकमेंट में वो हाँ। तो वहाँ 2 साल मैंने काम किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब बाहर जाना चाहिए, वो 18 हो गया था उस टाइम तक। तो फिर मुझे लगा कि मुझे बाहर जाना चाहिए, तो फिर मैं भिलाई से निकला। फिर मैं गया इंदौर गया मैं। वहाँ मैंने 6 महीने काम किया बस। इंदौर में? हाँ, इंदौर में। तो वहाँ मुझे कुछ जमा नहीं एक्चुअली उस कंपनी में, तो वहाँ मैं छोड़ दिया। तो फिर मैं पुणे आ गया। ये मेरे काफ़ी फ्रेंड्स पुणे में थे। मेरे पुणे में मैंने 2 साल एक कंपनी में काम किया। उस टाइम पे हमारा कंपनी का क्लाइंट था HSBC बैंक। अच्छा, HSBC में काम करने का एक्सपोजर काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी नया चीज़ें सीखने को मिला प्रोसेस वाइज। बेसिकली टेक्नोलॉजी तो वही था, स्प्रिंग बूट। तो प्रोसेस वाइज काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि बैंक प्रोसेस कैसा होता है एक्चुअली, डेवलपमेंट से डेवलपमेंट का प्रोसेस। फिर वहाँ से 2020 तक मैंने वहाँ काम किया, 3 साल लगभग। फिर मैंने ज्वाइन किया HCL। हाँ, HCL ज्वाइन किया मैंने जोरियन ज्वाइन किया। फिर वहाँ ज्वाइन करने के बाद फिर मुझे लगा कि अब को बाहर का देखना चाहिए करके ऑन साइट। अच्छा, मतलब ओवरसीज आउट ऑफ इंडिया? हाँ। तो मतलब उससे पहले जो आपने जॉब चेंज करी उन लोगों मतलब किसी में 6 महीने, किसी में 1 साल? नहीं, मैंने मोस्टली सब कंपनी में 2 से 2.5 साल काम किया। सिर्फ 6 महीने मैंने सिर्फ इंदौर में काम किया था। अच्छा। क्योंकि वो एक्चुअली अच्छी कंपनी थी, बट आपका एनवायरनमेंट पता नहीं था और बहुत ही कम रिसोर्स पे बहुत सारा टास्क था। वो मतलब वो वर्कलोड ज़्यादा था आपको मिला के? हाँ, मतलब डेडलाइंस काफ़ी टाइट थी वहाँ पे, तो अननेसेसरी कैसा प्रेशर चाहते हैं। वर्कलोड के हिसाब से पैसा दे नहीं रहे होंगे? हाँ, पैसा ठीक था उस टाइम पे। बस मैं तो मेरे पास 4 साल एक्सपीरियंस था, तो पैसे ओके, पैसे वॉज इनफ इस दौर में, हिसाब से वो डिसेंट अमाउंट। क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी थी टेकमेंट के बाद बिना ऑफर के। अच्छा। हाँ, मतलब बाहर जब है ना, मैंने बिना ऑफर के जॉब छोड़ दी। क्या तो मेरे को उस टाइम 40-45 हज़ार मिले थे इंदौर में, तो मेरे इनफ था क्योंकि मेरा EMI चल रहा था इंदौर का, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया था उस टाइम पे। फिर जब मैं गवर्नमेंट में काम करता था, फिर कि अब थोड़ा बाहर का देखना चाहिए, तो मैंने फिर इधर वेस्टर्न कंट्रीज़ का ट्राई किया। तो मैंने स्पेन, मेक्सिको, जर्मनी के मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए। तो काफ़ी कैसे अप्लाई किया, मतलब आपने एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करा? अप्लाई किया मैंने बेसिकली लिंक्डइन के थ्रू। हाँ, लिंक्डइन में मैंने देखा तो काफ़ी सारे उसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटी थी। उसके जॉब के सेक्शन में जाके आपने कंट्री के हिसाब से सर्च किया? हाँ, अपनी पोस्ट जावा डेवलपर, और उसमें कंट्री अपनी लोकेशन दी, और उस लोकेशन के हिसाब से आपने जॉब्स मतलब सारी आई, उस पर लिस्टिंग आई, उस पर आपने फिर अप्लाई किया, राइट? यस, करेक्ट। हाँ, ठीक है। तो इस पर भी मैंने करीबन 25 एप्लीकेशन में अप्लाई किया, तो 1-2 पे कॉल आया या रिप्लाई आया मेल पे। ऐसा नहीं कि आपने 30 अप्लाई कर दिया, 30 रिप्लाई कर। हाँ, मतलब रिप्लाई तो नहीं आता। हाँ, समझ गए। तो एक कॉल आया, तो फिर एक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ 15-20 दिन बाद। फिर इंटरव्यू दिया, तो मैक्सिको का अच्छा इंटरव्यू दिया था, बट समहाउ वो नहीं हुआ। फिर मैंने स्पेन का एक इंटरव्यू दिया था बार्सिलोना लोकेशन के लिए। वो इंटरव्यू भी अच्छी था, बट समहाउ उसके लिए नहीं हुआ। लास्ट राउंड में शायद अच्छा नहीं चला, वो कैंसिल हो गया। फिर मैंने एक इंटरव्यू दिया था फ्रैंकफर्ट के लिए, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट है, वहाँ के लिए गया था। तो वो बाद में उसे होल्ड चला गया था, वो होल्ड हो गई थी। तो फिर इंटरव्यू तो सही निकल गया, मतलब इंटरव्यू हाँ ठीक था, लेकिन वो फिर मैंने सोचा कि ठीक इधर का नहीं हो रहा है, तो एक काम इस साइड देखते हैं, ईस्टर्न साइड में क्या है यहाँ पे।
तो देखा कि फिर देखा कि कौन कौन सी कंट्री है यहाँ पे, फिर देखा ठीक है मलेशिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और इंडोनेशिया वगैरह है। तो फिर मैं देखा कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड थोड़ा सा टफ है वीज़ा प्रोसेस। फिर देखा तो फिर देखा कि हाँ मलेशिया एक कंट्री है, यहाँ पे काफ़ी इंडियंस काम भी करते हैं। और आपने मलेशिया में अप्लाई करना स्टार्ट फिर किया? मैंने मलेशिया में अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो फिर वहाँ भी काफ़ी अप्लाई किया तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मेरे फ्रेंड की शादी थी संबलपुर में, तो मैं वहाँ गया हुआ था। तो जब मुझे एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि अनुराग, हाँ आई हैव सीन योर जॉब एप्लीकेशन फॉर कैन वी कनेक्ट। तो उस टाइम सुबह 8 बजे से इंडिया में और मलेशिया में 10:30-11 बजे थे। तो वो कॉल आया मुझे ई-सिंक से, जहाँ के थ्रू मेरा हुआ। तो मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे से फॉर्मली बात की कि ठीक है आप यहाँ इंडिया में जॉब करते हो, तो ऐसा ऐसा है, तो फिर ठीक है शेड्यूल करते हैं बोले इंटरव्यू। तो फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया। फिर करते करते 3 महीने हो गए। फिर एक दिन अचानक से उनका फिर मैसेज आया, अनुराग आर यू स्टिल अवेलेबल इन मार्केट। तो मैंने बोला हाँ। तो अच्छा, जो पहली बार आया तो वो वाला मतलब आगे प्रोसेस नहीं हुआ? हाँ प्रोसेस नहीं हुआ, या शायद उन्होंने कुछ और कैंडिडेट मतलब उनके बाद पूछता वो भी वॉट एवर इज। फिर मार्च 2023 में मुझे कॉल आया, तो इंटरव्यू हुआ मेरा। फिर से मतलब ई-सिंक से ही आया आपको कॉल? से आया था, उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो यहाँ पे कंपनी मे बैंक जो सबसे टॉप की बैंक है, तो हमारे इंडिया में HSBC, SI, SBI वगैरह, SBI वगैरह है, उसी की तरह है, मैंने ये तो देखा है। यहाँ का प्राइवेट बैंक है मे बैंक, सबसे टॉप नंबर 1 बैंक है मलेशिया में। तो वहाँ से मेरा एक इंटरव्यू हुआ, 2 राउंड हुए। पहला टेक्निकल था, दूसरा टेक्निकल था, फिर तीसरा एक जो फॉर्मल HR राउंड होता है तो वो हुआ। इसके बाद 1 महीने के बाद ऑफर लेटर आया, क्योंकि कुछ प्रोसेस रहता है उनका, हाँ पासपोर्ट और बाकी सब चीज़ें वो लोग मांगते हैं। तो फिर मुझे मार्च अप्रैल में मुझे ऑफर आ गया था। ये मैंने पेपर डाला अपने कंपनी में। तो मतलब दूसरी बार जो आपका लगभग प्रोसेस चला वो लगभग 1 महीने का प्रोसेस चला, राइट? हाँ। मतलब आपको इंटरव्यू से लेके आपका पूरा वीजा प्रोसेस तक, राइट? इंटरव्यू से लेके ऑफर आने तक ऑफर आने तक 1 महीने तक का प्रोसेस चला आपका, राइट? करेक्ट। इसके बाद में फिर आपका वीजा प्रोसेस हुआ? हाँ उसके बाद वीज़ा प्रोसेस हुआ। तो उसके लिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, वो डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किए। उस टाइम मैंने अपने वाइफ का भी शेयर किया था, ठीक है, हम दोनों साथ में आने वाले थे। फिर उसके बाद मैं सारे डॉक्यूमेंट दिए, फिर दोनों का वीज़ा अप्लाई हुआ। हाँ बट समहाउ मेरी वाइफ नहीं आ पाई, वो बिकॉज शी वॉज एक्सपेक्टिंग। तो हाँ फिर जुलाई में मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, जुलाई 2024 में, 23 में लास्ट ईयर। जुलाई 2023 में आपने मलेशिया में ज्वाइन कर लिया था ऑन साइट, राइट? ओके। तो इसके बाद में फिर आपको ऑफर मिल गया, फिर आप मतलब आए मलेशिया, राइट? तो यहाँ पे आपने मतलब कैसा कल्चर देखा जो आपने इंडिया में देखा था, राइट? आए हुए आपने ज्वाइन किया हुआ, देखा हुआ सब कुछ, आपने रहने के लिए आपको कंपनी ने दिया था रहने के लिए, राइट? अच्छा, कंपनी ने इस टाइम नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि आप चाहो तो 1 हफ्ते पहले आ जाओ, बट अकोमोडेशन नहीं होता। तो उन्होंने कुछ पैसे वगैरह दिए हुए खर्चे के लिए स्टार्टिंग में? ऐसा उन्होंने बस फ्लाइट का रिम्बर्समेंट दिया था। अच्छा। फर्स्ट टाइम फ्लाइट से आया था, वो रिम्बर्समेंट मुझे मिला था बस, बाकी अकोमोडेशन मुझे खुद से देखना था। अच्छा, फ्रेंड क्या रुका था, आपका फ्रेंड था यहाँ पे मलेशिया में? ई-सिंक के ही जो मैनेजर थे, वो उनके यहाँ पे मैंने स्टे किया था 1 हफ्ता। अच्छा अच्छा। फिर 1 हफ्ते में मैंने घर देखा। फिर मैंने सेंटोल एक एरिया है यहाँ पे, वहाँ पे फिर मैंने स्टे किया। हाँ फिर मैंने फिर ज्वाइन कर लिया था। तो यहाँ पे काम करने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। तो कुल मिला के जो हमारा मेन जो पॉडकास्ट का उद्देश्य है, वो इसमें सबसे बड़ा मैसेज यहाँ पे ये जाता है कि किसी को अगर मलेशिया आना है, राइट, सपोज को मलेशिया जाना है या फिर किसी और कंट्री जाना है, तो वो किस तरह से मतलब अपने आप को प्रेफर करे, किस तरह से तैयार करे अपने आप को, और कैसे जो अप्लाई करे और कितना पैसेंस रखे, और क्या उसको एक तो में टेक्निकल आना चाहिए, किस तरह से वो डील करे, लोगों के एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो। सपोज करो किसी ने अप्लाई किया, सपोज करो हम चाहते हैं हम अप्लाई करें, राइट, और हमने अप्लाई कर रहे हैं, 20 को नहीं आया तो हम ठंडा के बैठ गए, मतलब हम जब नहीं आया रिस्पॉन्स तो हम फिर ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हैं। तो मतलब क्या मतलब आप मैसेज देना चाहते हैं? आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि अगर आपको बाहर जॉब लैंड करना है तो आपको थोड़ा पैसा रखना पड़ेगा, और साथ ही प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं जावा के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो आपको आपके बेसिक्स पहले क्लियर करना पड़ेंगे, ऊप्स का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा,
और कोर जावा जो है कलेक्शंस हो गया, थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग हो गया, और जो बेसिक मेमोरी रिलेटेड हो गया, कैसे वर्क करता है, बेसिक आपको जावा अपना क्लियर करना पड़ेगा। मतलब करंट मार्केट में किस किस चीज़ का ज़्यादा स्कोप है, हाँ। उसको हमको ऑलरेडी कवर करना पड़ेगा, राइट? फिर आता है फ्रेमवर्क्स, जैसे आप स्ट्रट्स पे काम किए हो, स्प्रिंग पे काम किए हो, स्प्रिंग बूट है स्प्रिंग बूट है, ना, फिर से आजकल चल रहा है नया माइक्रो सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज। तो ये सब पे आप अगर काम किए तो आप फिर से कंसेप्ट पहले अच्छे करने पड़ेंगे। जावा का कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, जावा 8, 11, 8 और 11 में क्या डिफरेंस है, या 8 से प्लस 7 तो 7 और 8 में क्या डिफरेंस है, वो सब चीज़ें आपको पूछते हैं इंटरव्यूज़ में ना, तो वो सब बेसिक्स आपको आपकी क्लियर करने पड़ेंगे। तो आप अप्लाई तो कर रहे हो, बट साथ ही साथ प्रिपरेशन भी अच्छी करनी पड़ेगी। और क्योंकि कॉल ऐसे आते हैं कि कभी भी कॉल आ सकता है अपने, ऐसा नहीं है कि ठीक है अभी अप्लाई करें तुरंत कॉल जा रहा है, अच्छी बात, कॉल कभी भी आता है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इंटरव्यू जब हुआ आपका मलेशिया वालों के साथ, तो कितने लोग थे उसमें और कितनी देर चला, और उसकी आपको 10 में से मतलब डिफ़िकल्टी क्या रही? मतलब आप आउट ऑफ 10 आप उस इंटरव्यू को क्या देना चाहें कि डिफ़िकल्टी जो लेवल है उसका 1 to 10 आप क्या देना चाहेंगे? कितने लोग गए थे, ये थोड़ा ये सब भी बताएं थोड़ा सा। तो पहला जो इंटरव्यू था मेरा फर्स्ट राउंड, तो इसमें एक ही पर्सन था, ये क्वेश्चन था, तो उसने जावा के टेक्निकल क्वेश्चन पूछे मेरे को, मैं 4 जगह पूछा, थोड़ा बहुत स्प्रिंग बूट पूछा, स्प्रिंग एमबीसी का पूछा कि स्प्रिंग बूट क्यों यूज़ करते हैं, क्या फीचर अलग है स्प्रिंग एमबीसी से, बेसिक, और कोर जावा का पूछा, कंसेप्चुअल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब पूछा। तो पहला टेलीफोनिक हुआ? नहीं, जूम पे, वर्चुअल पे, वर्चुअल वीडियो कॉल पे। हाँ वीडियो कॉल, मैं इंडिया में था। हाँ, ओके, जूम कॉल था वो, तो वो 1 घंटा चला ऑलमोस्ट। फिर उस पर 1 हफ्ते 10 दिन बाद मुझे HR का मैसेज आया था कि हाँ फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकेंड राउंड। तो मैं सेकेंड राउंड भी से टेक्निकल मैनेजर ने लिया था, अच्छा। टेक्निकली राउंड था पूरा। अच्छा। उन्होंने जो क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे, उन्होंने कंसेप्चुअल कुछ भी, उन्होंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे, ये सिनेरियो में कैसे काम करेंगे, ये सिनेरियो में क्या करोगे, है ना, ये चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, जैसे कि मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट पे कैसे काम करेंगे। जैसे कि हमारे पे क्या होता है कि सर्वर पे काफ़ी लोड आता है, क्यों, है ना, जब भी ऐप हम यूज़ कर रहे हैं और थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ कस्टमर्स यूज़ करते हैं एप्लीकेशन को, तो वहाँ तो सारा कुछ क्या बोलते हैं कि मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट के काम होता है, तो वो उसको कैसे हैंडल करेंगे हायर लोड को। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी थे। सेकेंड राउंड पे वो 1 घंटे से ऊपर ही चला था, 1 सवा घंटा। अच्छा, टोटल टेक्निकल के 2 राउंड हो गए आपके 1 घंटे पे? हाँ, एक घंटा कैसे चलता है? तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें टाइम लगता ही होता है, मतलब बताने में, एक्सप्लेन करने में। वो पूछते हैं कि वो क्या पूछते हैं कि करंट प्रोजेक्ट में भी पूछते हैं कि क्या फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, हमारा क्या रोल है, ये अगर इसमें ये हुआ तो कैसे हैंडल करोगे। तो इस चीज़ पे लेके अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप चल ही नहीं पाओगे घंटे। प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसका इन एंड आउट आपको मालूम होना चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स आप यूज़, क्या क्या सिस्टम्स आप यूज़ कर रहे हो, थोड़ा तो उतना ही बताओ जितने कि आपको नॉलेज है, तो वो सब आपको क्लियर रखना पड़ता है आपके करंट प्रोजेक्ट के बारे में भी। टोटल आपके ये टेक्निकल के 2 राउंड हो गए, इसके बाद फिर HR राउंड? हाँ, वो HR राउंड हुआ, तो उन्होंने वही पता अपना क्या सैलरी लोग भी है, इतना ये कंपोनेंट सैलरी क्या, कितना टैक्स कटेगा, है ना, हम आपकी एक हम पूरा तो नहीं बताएंगे, मतलब पूरा क्लियर तो नहीं बोलेंगे, बट ये है कि आपकी इंडिया के बाद आपको यहाँ पे कितने % हाइक मिला? हाँ, तो हाइक में ये बोलूँगा कि सेम हाइक मुझे इंडिया में मिल जाता। कोई ड्रास्टिक एकदम नहीं कि मेरे को 100 रुपये मिल रहा तो 100 से मुझे 500 रुपये मिल गया, ऐसा इतना भी ड्रास्टिक चेंज नहीं है। हाँ, अगर 100 रुपये भी मिला तो वहाँ अभी आप मैंने तो 150, 180, 190। अच्छा, मतलब मिल रहा है ये 50% मतलब आप, हाँ, कैसे काइंड ऑफ 50% आपने हाइक लिया। बट यहाँ जॉब करने का बेसिक मतलब मेरा मेन मोटो ये है कि मुझे एक्सपोजर चाहिए था ऑन साइड का, तो चीज़ का कैसा काम होता है और कैसा यहाँ पे कल्चर है ना, तो रिज्यूम थोड़ा सा वेटेज हो जाता है कि हाँ बंदे तो बाहर काम किया हुआ करते, तो कल को नहीं बिल्कुल यार, विदेश का एक नाम ही बड़ा होता है। हाँ, चाहे भले सैलरी हमको इंडिया के बराबर ही मिले, लेकिन एक विदेश का एक अलग ही रौला होता है, एक अलग ही रुतबा होता है, क्योंकि सब लोग ये समझते हैं भाई विदेश हर कोई नहीं जा पाता। एक्चुअली बेसिकली क्या है ना, मेरा मेन था कि मुझे जितना था कि बाहर एक्सपोजर लेना था, है ना, और क्योंकि एक पार्ट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है कि फिर आप चाहते हो कि स्टेबिलिटी,
फिर आप तो एक ही जगह पे रहकर काम कर रहे हैं। तो अभी मेरे पास अभी वो टाइम है जहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकता हूँ चीज़ों को। तो दैट्स वाई फिर मैंने यहाँ पे चूज़ किया। फिर मैंने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी बार बार आएगी कि नहीं आएगी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी 2 साल का मुझे यहाँ पे, हाँ 2 साल के लोग वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट पास बोलते हैं उस पर, एम्प्लॉयमेंट पास। हाँ, तो एम्प्लॉयमेंट पास 2 साल का है, तो 2 साल के बाद आपको वो रीन्यू हो जाता है। रिन्यू हुआ तो रिन्यू से 1-2 महीने पहले फिर आप लोग पूछते हैं वो लोग कि आपको कंटिन्यू करना है। फिर अभी मैं परमानेंट हो चुका हूँ यहाँ पे। अच्छा। तो 6 महीने के बाद, 6 महीने का प्रोबेशन होता है, उसके बाद आपको परमानेंट लेटर मिलता है। तो वो मुझे मिल चुका है, तो अभी मैं परमानेंट एम्प्लॉई है ये बैंक में। अच्छा, मेरे बैंक का परमानेंट हाँ, तो हर 2 साल में वो रिन्यू होता रिन्यू है करते हैं। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट पास वो अलग रिन्यू होता है, ये अपना एज ए एम्प्लॉय आप परमानेंट हो गए, राइट? एज ए मैं परमानेंट हो गया। बट ये है कि एम्प्लॉयमेंट पास एक तरह से वीजा है जो कि आप मलेशिया में ऑथराइज हो उस वीजा से। करेक्ट। आपके पास वो वीजा है तभी आप काम कर पाओगे, मतलब वो इस तरह से रहता है। हाँ, क्योंकि वो मैक्सिमम आई थिंक 2 साल का ही होता ही है नॉर्मली। पता कुछ कंपनियां 1 साल का प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आया हो तो वो 1 साल के देते हैं। 1 साल वाला आई थिंक कॉस्टली ज़्यादा रहता है, हाँ, हमने ऐसा सुना है। तो 2 साल का भी है मेरे पास, जो कि जुलाई 2025 में एक्सपायर होगा। तो तब तक तो मैं यहाँ पे मेरे बैंक के साथ एसोसिएटेड हुई। अच्छा, अब हम यहाँ की बात करते हैं। जैसे कि आपने जावा में एज ए इंडिया में जब जॉब करी होगी, राइट? तो आपने एक अलग डिफ़िकल्टी लेवल पाया हुआ है। और यहाँ पे जब आपने, यहाँ के लोग कैसे हैं, मतलब कल्चर कैसा है, टीम कैसी है, और काम करने का वो सब तो कैसा लगा होगा आपको? यहाँ पे बेसिकली काम वाइज मैं बोलूँगा कि हाँ, कोडिंग वगैरह तो सब सेम ही है ना। अब यहाँ पे मुझे माइक्रो सर्विसेज पे काम करने का चांस मिला। माइक्रो सर्विसेज पे मैंने एकदम वास्ट लेवल पे काम नहीं करता इंडिया। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली माइक्रो सर्विसेज काफ़ी सारे यहाँ पे कंपोनेंट्स है, काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं इंटर। माइक्रो सर्विसेज क्या होती है? माइक्रो सर्विसेज एक तरह से किसी एक बड़ी सर्विस को हम छोटी छोटी सर्विसेज में तोड़ देते हैं ना। हाँ, बेसिकली हम मोबाइल के एप्लीकेशन पे काम करते हैं। हाँ। सारा कुछ एक ही सिस्टम के अंदर रहता है। तो हम बस उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट सर्विसेज पे काम कर देते हैं। तो वो अपना डिफरेंट सेपरेट एप्लीकेशन हो गया। हर सर्विस एप्लीकेशन की तरह काम करता है, सेपरेट सर्विस। जैसे कि एक थोड़ा सा हम माइक्रो सर्विस को और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि हमें शायद क्लियर नहीं है। सपोज करो एक लॉगिन का प्रोसेस है, राइट? हाँ, एक लॉगिन का प्रोसेस है। उस लॉगिन के प्रोसेस में एक OTP आता है, राइट? एक OTP के लिए हमारे पास एक अलग रेस्ट API हो गई। हाँ, रेस्ट API मतलब एक जो सर्विस हो गई। और सबसे पहले हमने ईमेल पासवर्ड फिल किया, इसके बाद में हमने OTP के लिए एक अलग API हो गई। तो इन दोनों API को अलग अलग सर्वर पे करते हैं या फिर किस तरह से करते हैं? ये माइक्रो सर्विस कहलाती है। तो क्या मतलब लॉगिन के बाद जो OTP आया तो वो एक ही लॉगिन का पार्ट हो गया, अच्छा अच्छा, वो उसी का पार्ट हो है ना। हम जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आपने लॉगिन किया, फिर आपके पास एक पेज आया। तो जैसे कि एक एम्प्लॉय सेक्शन है, एक फाइनेंस सेक्शन है, एक हाँ क्या बोलते हैं कि HR सेक्शन है ना। वो मतलब मॉड्यूल वाइज बांट लेते हो? मॉड्यूल वाइज है। तो सपोज अब जैसे कि मैंने लॉगिन किया, लॉगिन के बाद एक है मेरी लॉगिन सर्विस, एक है मेरी HR सर्विस, एक है मेरी फाइनेंस सर्विस, एक है मेरी एम्प्लॉय सर्विस। तो मान लो कि अब लॉगिन के बाद मुझे हाँ क्या बोलते हैं कि HR सर्विस पे कुछ चीज़ें चेक करनी है, अटेंडेंस चेक करना है, या हाँ किसी की लीव चेक करनी है ना। तो HR सर्विस को मैं डायरेक्ट कॉल करूँ, ठीक है। भले ही मेरी एम्प्लॉय सर्विस डाउन है, उससे मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, ओके। मेरी अब मानो कि मुझे HR सर्विस डाउन है बट मुझे एम्प्लॉय सर्विस एक्सेस करनी है, तो एम्प्लॉय सर्विस में डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये क्या है कि दोनों काफ़ी डिफरेंट सर्विस है, डिफरेंटली डिप्लॉयड रहती है। मतलब किसी से डिपेंडेंसी नहीं रहता। वो एक बड़े से एप्लीकेशन को हम डिफरेंट सर्विसेज में डिवाइड कर देते हैं। वो आपको माइक्रो सर्विस कहलाती है। अच्छा, लाइक यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं रहती। डिपेंडेंसी रहती है, मतलब कोई एक सर्विस आपकी डाउन हो गई तो आपकी दूसरी सर्विस चलती रहेगी, मतलब पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपका बैठेगा नहीं। हाँ करेक्ट, कोई बना के ये जो कि एक भी क्योंकि डाउन हुआ तो सारा, अगर आपका प्रोडक्शन में है बहुत ही बड़े लेवल पे आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, राइट, और आपका पूरा का पूरा बैठ गया, कोई एक सर्वर आपका बैठा तो सारा का सारा बैठ जाएगा आपका। तो एक और क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आज के टाइम में आपने देखा होगा चैट GPT आया हुआ है, ठीक है, AI आया हुआ है, मशीन लर्निंग, AI ML मशीन इंटेलिजेंस, तो ये सब आया हुआ है। तो उसमें मतलब AI ने कौन सा इम्पैक्ट डाला मतलब प्रोग्रामिंग पे एज ए डेवलपर आपको? तो ये जो कंसेप्ट आया कि AI कंप्लीटली रिप्लेस करेगा ह्यूमन्स को, ये तो काफ़ी
स्किल है। अभी तो नहीं कर पाएगा, अभी टाइम लगेगा अपना जो चीज़ें जो जिस टाइप के रिक्वायरमेंट्स बिजनेस से आती है ना, बिजनेस नहीं मतलब एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है सब टाइप है ना, तो जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हाँ तो हाँ, चैट जीपीटी सब टूल्स आए हैं तो ये हेल्पफुल है काफ़ी आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लेकिन ये रिप्लेसेबल नहीं है। ओके, सो ये काफ़ी मदद करता है आपको, जैसे कि आप किसी स्पेसिफिक सिनारियो में फंसे हो तो आप चैट जीपीटी या जेमिनी का हेल्प ले सकते हो कि ये टाइप का मुझे क्वेरी बनानी है या मुझे कुछ चीज़ें नया इम्प्लीमेंट करना है तो क्या क्या स्टेप्स हैं, है ना, तो वो सब आपको दे देगा हाई लेवल पे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आप चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ करते हो या फिर जेमिनी ज़्यादा यूज़ करते हो? मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ, दोनों ही। बट प्रिसाइसली मैं चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जेमिनी में क्या होता है कि वो 3-4 टाइप के फॉर्मेट में आपको आंसर देता है। अच्छा, तो ये ड्राफ्ट 1, ड्राफ्ट 2, ड्राफ्ट 3, फोर कौन सा आपको चाहिए वो लैंग्वेज स्पेसिफिकली। चैट जीपीटी में एक ही स्पेसिफिक पूरा आंसर आता है। क्या आंसर आता है? तो अभी तो मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ, जो मेरे को ठीक लगता है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो वाकई मतलब आप मतलब इंजॉय कर रहे हैं अपनी जॉब को? हाँ, तो मज़ा आ रहा है? हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एक्चुअली लर्निंग के साथ साथ काफ़ी नए लोग भी यहाँ पे काफ़ी इंडिया के ही काफ़ी सारे हैं हमारे टीम में। कोई बेंगलोर से है, कोई चेन्नई से है, कोई दिल्ली से है, कोई बोकारो से है, अच्छा, कोई मुंबई से है। और इंडिया के अलावा आपने देखा वो कितनी कंट्रीज की आपके मतलब कलीग्स हैं? मेरी टीम में एक लड़का है वो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से। तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। हाँ। उस पर आता था कुछ लोग हमारी टीम में नहीं, बट मेरे ऑफिस में काफ़ी कुछ लोग बांग्लादेश से भी हैं, कुछ लोग ईरान से भी हैं, हाँ, और कुछ लोग इंडोनेशिया से भी हैं, म्यांमार से भी कुछ लोग हैं। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ अलग अलग कंट्रीज के हैं, मतलब कई सारी कंट्रीज के हैं, मतलब एशिया के ज़्यादातर हैं लोग। मोस्टली यहाँ एशिया के ही हैं, एशिया के बट एशिया के बाद अगर बोले तो कुछ लोग इधर से भी हैं, ईरान से भी 1-2 लोग हैं। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि कंपनी में आप लोग हिंदी का यूज़ करते हो? कभी कोई कॉन्सेप्ट समझना हो, कोई सीनियर है वो इंडिया का है, उसे हिंदी आती हुई, तो आप लोग हिंदी बताते यूज़ करते हो क्या? तो वो भी बात होती है, इसलिए मेरे जो मैनेजर है वो एक्चुअली वो है साउथ से, तो हिंदी भी आती है, तो तमिल भी आती है, अच्छा, तो तेलुगु भी आती है, तेलुगु भी आती है। तो काफ़ी सारे डिफरेंट लोगों से सर काम के, इनसे तो मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। अच्छा, तो मेरी टीम में पाकिस्तान का फ्रेंड है, वो भी हिंदी में ही बात करता है। हाँ, पाकिस्तान। इन जनरल जैसे हमारे टीम में कुछ मलय लोकल भी हैं, कुछ चेन्नई के हैं, तो फिर वो मीटिंग्स होती है तो फिर इंग्लिश में बात, इंग्लिश में कम्युनिकेट। जैसे पर्सनल किसी से कुछ बात करनी है तो हिंदी चलती है जिसको आती है। तो लैंग्वेज का ऐसा बैरियर नहीं है यहाँ पे, आप दोनों ही लैंग्वेज चलती है, कुछ भी यूज़ कर लो, मतलब जिससे बेटर समझ में आना चाहिए, मतलब हाँ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, ये लैंग्वेज तो बस एक मीडियम है। हाँ, ठीक है, ठीक है। और आई थिंक सारा कुछ कवर कर लिया, आप कुछ कहना है आपको? मतलब हाँ, नहीं, मेरा बस ये कहना है कि इंडिया में और यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज ज़्यादा डिफरेंस मैंने ऐसा फील करता क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट वही होता है, तो वही है, बस ये है कि फ्रेमवर्क है, कोडिंग स्टैंडर्ड कैसा है, फॉलो किया गया है। थोड़ा सा इंग्लिश का लेवल सही होना चाहिए, इंटरव्यू वगैरह हो, मतलब वो थोड़ा सा क्वालिफाई कर लो। आपका कम्युनिकेशन स्किल तो होना चाहिए। हाँ, कम्युनिकेशन पे आप जब जाते हो तो वो चेक होता है, क्योंकि आप जब आते हो तो फिर काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हो। हाँ, कुल मिला के ये है कि हमारे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि इंडिया में किसी ने अगर 1-2 साल जॉब कर लिया, 2 साल जॉब कर लिया, तो वो ओवरसीज़ के लिए मतलब एलिजिबल है, क्योंकि उसको 2 साल में से समझ रहता है कि वो अब आगे क्या करे, किस तरह के कोई कॉन्सेप्ट रहते हैं टेक्निकल में, इंडस्ट्री में क्या क्या बोला जाता है, क्या क्या किया जाता है। तो 2 साल के बाद वो कहीं बाहर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब 2 साल तो क्या काफ़ी अर्लीस्ट हो जाएगा। अच्छा, बट हाँ, मैं ये कहूँगी 4 साल कम से कम तो इंडिया में जॉब करना चाहिए। अच्छा, हाँ, अगर आपको अपनी कंपनी स्पॉन्सर मिलता तो वो डिफरेंट केस है, बट अगर आप चाहते हो अलग से तो इस साइड वेस्टर्न साइड थोड़ा सा टफ है जॉब क्रैक करना, कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप का इशू थोड़ा रहता है ना। बट इधर मलेशिया में मोस्टली काफ़ी सारी कंपनीज है जो वीज़ा स्पॉन्सर कर देती हैं, तो ये थोड़ा एक प्लस पॉइंट है मलेशिया में जॉब करने का। और 1-2 साल का आपका अच्छा हो गया तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आपको नहीं लगता है फिर आप बाहर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से आप, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो इंडिया से मलेशिया आते हैं जॉब करने के लिए, कि उन्हें यहाँ से लंदन वेस्टर्न कंट्री में चले गए। एक फ्रेंड है मेरी जो कि अभी यूके में जॉब कर रही है, हाँ, और एक और कलीग थी वो आज टोरंटो में जॉब कर रही है मलेशिया से। मैंने, हाँ, मलेशिया में लिया। अच्छा, मेरे उन्हें
एक फ्रेंड का किसी यूनिवर्सिटी में हुआ है और एक किसी दूसरी कंपनी में है टोरंटो में। तो यहाँ से अगर आप चाहते हो उस साइड वेस्टर्न साइड जाना तो थोड़ा सा एक 5 कम हो जाता है। तो मतलब व्यूअर्स के लिए सबसे अच्छा मैसेज यहाँ पे ये है कि अगर आप डायरेक्ट वेस्टर्न में जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। हाँ करेक्ट। अगर आप किसी ओवरसीज कंट्री में मलेशिया या फिर सिंगापुर या फिर इधर कहीं किसी एशिया की किसी दूसरी कंट्री में जॉब करके आपको इजीली बाहर जॉब मिल जाती है। करेक्ट। इवन सिंगापुर भी आज के लिए में टफ है जॉब टफ है लेना, क्योंकि वहाँ पे अभी थोड़ा सा इशू है वीज़ा का। हाँ अच्छा। वीज़ा का अगर मैं भी अभी चाहूँ, अगर मैं ये भी बोलूँ कि मैं मलेशिया में कर रहा हूँ तो उनको बेसिकली सिंगापुर PR या लोकल सिंगापुर वाला ही कैंडिडेट चाहिए। अच्छा। बट मलेशिया में ये चीज़ थोड़ा सा लीनियंट है। थोड़ा सा मलेशिया में इजीली जॉब मिल जाती है, मतलब वीजा का थोड़ा ज़्यादा मलेशिया हो इशू होता है। इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ईजी है जॉब लेना क्योंकि वो लोग वीज़ा स्पॉन्सर कर देते हैं। बट सिंगापुर मैं अभी भी बोलूँगा कि थोड़ा सा टफ है क्रैक करना। अगर आपका सिंगापुर PR है तो ठीक है, अदरवाइज फिर भी नॉन PR के तो काफ़ी टफ है सिंगापुर। तो हमने लोग आज के सेशन में ये सब हमने कंप्लीट किया। कुछ और स्पेसिफिक मैसेज है आपका कुछ, या फिर स्पेसिफिक मैसेज मैं बोलूँगा कि यही है कि अभी 4-5 साल पहले आपको इंडिया में अच्छा जॉब करना चाहिए, जॉब करो, बेस क्लियर करना चाहिए, उसके बाद फिर आपको जॉब बाहर के लिए देखना चाहिए। आपका जो मेन पोर्टल रहा है वो लिंक्डइन रहा है, राइट, ओवरसीज के लिए। लिंक्डइन आई थिंक हमारे लिए मतलब IT के लिए सबसे अच्छा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। करेक्ट। मतलब काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म माना गया है। तो व्यूअर्स को हम यही मैसेज देंगे कि अपना लिंक्डइन अकाउंट अच्छा रखो, उसके कनेक्शंस को बढ़ाए रखो। करेक्ट। और वहाँ की जॉब्स पे आप अप्लाई करो। और जैसे कि आप स्पेसिफिक किसी कंट्री का अगर अप्लाई करें तो वहाँ का जो जॉब पोर्टल है, जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस में एक साइट है जॉब स्ट्रीट और इंडीड, ये थोड़ा यहाँ पे काफ़ी चलता है। तो जॉब स्ट्रीट वगैरह पे एनरोल करके वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मतलब लिंक्डइन तो सबसे पहली प्रायोरिटी भी होगा क्योंकि वो ऑल वर्ल्ड के लिए है। हाँ ठीक है। और आप मतलब किसी कंट्री में स्पेसिफिक जाना चाह रहे हैं तो उस कंट्री की लोकल वेबसाइट जैसे होती है, जैसे जॉब स्ट्रीट होगी मलेशिया के अंदर खूब चलती है लोकल्स के लिए, राइट। इंडिया और नौकरी.com। हाँ, नौकरी.com और इंडीड भी मैं देखा, इंडीड भी वो हर कंट्री के लिए बन गया है अब। हाँ करेक्ट। मतलब इंडीड जो है ना वो वर्ल्ड वाइड हो गया है और इंडीड का अपना अलग अलग डोमेन होता है, राइट। मलेशिया के लिए अपना अलग हो गया indeed.co.in और यहाँ के लिए हो गया indeed.my आई थिंक com.my ऐसे करके कुछ। तो हर एक इंडीड का अपना अलग अलग है, तो उन सब पोर्टल्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। कुल मिला के ये है। तो वही है कि पहले आपको अच्छा अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा, जॉब तो मिल ही जाएगी नहीं हो। अच्छा। और अगर बाहर नहीं तो अपने को डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि ये से एक्सपोजर का एक है, एक्सपोजर के लिए है। तो मतलब लगे रहो और बस थोड़ा अपने टेक्निक को बढ़ाए रहो, अप्लाई करे रहो। ऑन साइट में जॉब में ना एक लक फैक्टर भी है। मैंने देखा कि जब मैं इधर साइट पे अप्लाई करता मुझे कुछ भी जॉब नहीं मिल रहा था। हाँ। समहाउ किसी न किसी रीज़न से वो रिजेक्ट हो जा रहा था। बट इधर फिर मैंने अप्लाई स्टार्ट किया करना तो हो गए, पहली बार में ही हो गया। अच्छा। तो हाँ, मतलब मैं काफ़ी अप्लाई किए बट पहले इंटरव्यू ही क्रैक हो गया, ये बोल रहा हूँ। तो इट्स थोड़ा सा लक फैक्टर भी इसमें आता है। बस आपको है कि कीप अप्लाई, लगे रहना चाहिए, मतलब कीप अप्लाइंग एंड कीप कनेक्टिंग विद पीपल। हाँ ठीक है। उसने एक हफ्ते में रिस्पॉन्स किया तो 10 दिन बाद फिर पूछो कि क्या अपडेट है, 15 दिन बाद फिर मुझे क्या अपडेट है, तो खुद ही बताएगा सामने वाला। आई थिंक आशा करते होंगे कि हमारा ये जो आज का पॉडकास्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा हुआ आप लोगों को। किसी के मन में कोई और क्वेश्चंस है या फिर किसी को कोई डाउट है कि आगे वो क्या करे, अभी क्या कर रहा है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। और चूँकि आप लोग जानते हैं हमारे व्यूअर्स की ये हमारा सबसे पहला पॉडकास्ट है, तो गलतियाँ तो हर एक इंसान करता है। तो अगर हम पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम 100 तक कैसे पहुँचेंगे। तो हम चाहते हैं पहला रिकॉर्ड करें, पहले में गलतियाँ होंगी, हम उस चीज़ को सुधारें। और क्या गलती सुधारें, क्या आप लोगों को लग रहा है और हम सुधार सकते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। और हम चाहते हैं कि हमको बताएं, जिससे कि आगे की आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनमें हम वो चीज़ को सुधार सकें और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारा अच्छा लगा होगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और फीडबैक देना ना भूलें, राइट। करेक्ट। सोवन भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट हिम एंड आस्क एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर confusion, or if you have any doubts you can directly comment in his comment box. और ठीक है, फिर मिलेंगे जल्दी ही और फिर देखेंगे हमारा अगला गेस्ट कौन है, हम जल्दी ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग फीडबैक्स देना जरूर ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Right, please support. या सपोर्ट करना ना भूलें, बिना सपोर्ट के कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ओके, बाय।